ओके गाइस, तो मैकेनिक्स अपना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। केवल 2-3 चैप्टर बचे हैं। पहला बचा है आपका इलास्टिसिटी विस्कोसिटी, जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देन फ्लूइड मैकेनिक्स बचा है एंड देन बचा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वैसे पहले कवर करते हैं एच.सी. वर्मा वगैरह में, लेकिन मैंने ग्रेविटेशन सोचा था मैं 12th में पढ़ाऊंगा विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि सिमिलर टॉपिक्स हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का फर्स्ट टॉपिक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेविटेशन से मैं 11th वाला कोर्स एंड करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद 12th वाला मैं उसको पिकअप करके स्टार्ट कर दूंगा, तो उससे तुम्हारा 12th जल्दी कवर होगा। तो 11th में अपन लास्ट में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ये जो चीज़ें आएंगी उनका कोई रिलेवेंस नहीं है ग्रेविटेशन से। तो इलास्टिसिटी फटाफट से देखेंगे, ठीक है, छोटी वीडियो है। इलास्टिसिटी फटाफट से समझेंगे। तो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे एक रबर बैंड ले लो, ठीक है। रबर बैंड को तुम खींचोगे, जैसे ये मेरा हाथ लेना, ये जो लगा हुआ है ना, ये तो ये तुम्हारा जो रबर बैंड है, ठीक है, इसको तुम खींचोगे, इलास्टिक लगा है ना इसमें, तो ये इसकी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन तुम अगर इस पेन को खींचोगे ना, इसकी लेंथ चेंज हो रही है बट बहुत कम हो रही है, तुम्हें दिख भी नहीं रही है। इसको दबाओगे तो इसकी लेंथ कम हो रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, बाय वर्च्यू ऑफ विच कोई ऑब्जेक्ट उसकी शेप के अंदर चेंज में रेजिस्ट करता है, ठीक है। अगर उसका शेप चेंज करने की हम कोशिश करते हैं, उसको रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। तो सिंपल सी बात है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रबर बैंड जो होगा वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट इतना ज़्यादा नहीं करता है एज कंपेयर टू पेन। तो ये हो जाएगा आपका लेस इलास्टिक देन पेन, क्योंकि पेन जो है वो इलास्टिक ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो चेंज इन इट्स शेप को रेजिस्ट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। अब जैसे तुम स्टील को देखो, तो स्टील और ज़्यादा इलास्टिक है इसके कंपैरिजन में। अब ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि रबर बैंड या इलास्टिक ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, ठीक है, जबकि वो फॉल्स है। तो ये चीज़ दिमाग में रख सकते हैं एक चीज़। तो 3 ही फॉर्मूले होते हैं पूरे चैप्टर में, 3-4 ही। पहला फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, यंग्स मॉडुलस वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला है, कब लगेगा, तुमने जैसे कोई ब्रॉडली लेंथ एल की, एरिया इसका ए है क्रॉस सेक्शन का, मतलब इसको तुम काटोगे ना ऐसे, तो ये रॉड कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये जो एरिया ये ए है, ठीक है, इस पर तुमने फोर्स एफ लगा रखा है, एफ से खींच रहे हो, ठीक है, एफ फोर्स से खींच रहे हो। तो इसमें अब इसकी लेंथ बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेल्टा एल और इनमें रिलेशन ये होता है कि एफ बाई ए इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई, जो वाई होता है इसको कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ये, यूजुअली जो रॉड्स वगैरह की होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में। तो अब क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको ए दे रखा है, एफ दे रखा है, वाई दे रखा है, एल दे रखा है, बोलेंगे डेल्टा एल निकालो। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बोर्ड लेवल का, तो ये तो आएगा नहीं जेई में। जेई में क्या करते हैं, इसको थर्मल एक्सपेंशन से कोरिलेट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे भी डेल्टा एल बाई एल आता है। तो थर्मल एक्सपेंशन जब पढ़ेंगे तब हम इसके अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। इसके अलावा यूजुअली डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि वाई का डायमेंशन निकाला, तो वो हम निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन इस पे आ जाता है आपका एरर एनालिसिस का। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इस पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट होता है 11th में, जो लोग करते हैं तो उसमें एरर वगैरह आती है, तो इसलिए वो एरर में भी पूछ लेते हैं, स्पेशली मेंस में। ओके, तो ये चीज़ हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन तो इसमें मैंने बता दिया क्या क्या आते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास आएगा नहीं, बस ऐसे ही वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो ये हो गया ये। तो एक होता है हुक्स लॉ, जो क्या कहता है, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब ये जो y है ना, ये जरूरी नहीं है यंग्स मॉड्यूलस हो, ये कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकता है। जैसे स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बेसिकली डिफाइन होता है कि तुमने अगर जैसे कोई रॉड इसको खींचा एफ फोर्स से, तो उसका एफ डिवाइडेड बाय जो क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको कहते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यहां से आ गया, जैसे इसको कहते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। ये हुक ही नाम करके साइंटिस्ट ने दिया था, रॉबर्ट हुक नाम था शायद उनका, बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन भी किया था, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी आता है, फिजिक्स भी आता है, बायो भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, अलग ही आदमी है ये, IIT निकालेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया, IIT निकालेंगे, इज्जत दो आदमी को यार, ठीक है, रेस्पेक्ट करो इनकी, रेस्पेक्ट 100 हुक की, ठीक है। तो वाई हो गया तुम्हारा ये। अब एक और होता है जिसको हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, जब तुमने किसी बॉडी के ऊपर जैसे कोई बॉल लो, उसको तुम दबाओ, ठीक है, जैसे यहाँ तो कुछ, हाँ, जैसे एक रबर लो, रबर को दबाओ, या एक बॉल लो, उसको ऐसे ऐसे दबाओ, वॉलीबॉल को, उसकी वॉल्यूम कम होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये एक और ये एक और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे ये जो था ये लेंथ के ऊपर लग रहा है, ठीक है, किसी की लेंथ या बेसिकली ऐसे खींचने पर। तो बल्क में क्या हो रहा है कि तुम्हारी बॉल को तुम ऐसे ऐसे प्रेस कर रहे हो, प्रेशर के साथ, प्रेशर P। अब प्रेशर क्या होता है वो अभी के लिए तुम मत समझो, अगली वीडियो में बताऊंगा जो फ्लूइड पे होगी। बट अभी याद रखो, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये बता रहा है कि तुम कितने जोर से दबा रहे हो ऑब्जेक्ट को।
तो हम क्या लिखेंगे, बल्क मॉड्यूलस को बी से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस कितना हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया इस केस में प्रेशर के इक्वली होता है, तो प्रेशर लिख देते हैं हम। ये क्यों होगा तो मैं अगले वीडियो में समझ आएगा, तो सोचना मत इतना। और स्ट्रेन कितना होगा, अब स्ट्रेन यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में मेजर होता है, इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको कहते हैं। और ये जो L/L था ना, ये था लेंथ स्ट्रेन, ठीक है, लेंथ वाइज स्ट्रेन, ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्योंकि प्रेशर तुम करोगे तो इसमें लेंथ थोड़ी चेंज हुई, इसका वॉल्यूम कम हो गया ना, ये पहले इतना बड़ा था अब इतना सा रह गया, तो वॉल्यूम चेंज हुई, डेल्टा V/V। तो ये हो जाता है बल्क मॉड्यूलस की इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें आ जाती है। अब एरिया वेरिया का तो अब क्या ही देखना है यार, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आते हैं। अब एक तरह का और क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, आपने जैसे किसी ऑब्जेक्ट को दबाया, ठीक है, तो उसका मास तो चेंज होगा नहीं, मास चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और डेंसिटी यूजुअली चेंज नहीं होती, हम ये मानते हैं। इसका क्या मतलब है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इससे अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि A/L चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का। अगर तुम्हारी रॉड है, जैसे रॉड है तो A/L चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मास और रो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि A∆L प्लस L∆A इक्वल टू 0। ये मैंने बताया था एरर से आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स ऐड हो जाते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि A/dl इक्वल टू L/dA। ये इक्वेशन आप याद रख सकते हो कि अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट के अंदर 1% लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन dl/A L इक्वल टू dA/A। इसका क्या मतलब है, और एरिया क्या होता है, R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये रॉड रेडियस R की है तो ये क्या हो जाएगा 2dr/r, ठीक है। ये सब तुम डेराइव करके देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। एरर में मैंने बताया भी था वैसे। तो इसमें ये बोलेंगे कि अगर किसी रॉड की चेंज हुई लेंथ 1% और डेंसिटी कांस्टेंट है, तो आपका रेडियस कितना चेंज होगा, 0.5%, ठीक है। एरिया कितना चेंज होगा, 1%। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर स्क्वायर रॉड है तो यहाँ पे R की जगह dA/A आ जाएगा, 2dA/A, क्योंकि यहाँ पे एरिया A स्क्वायर से वेरी करता है। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। इस पे एरर एनालिसिस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो वही है, मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट ये लगाना है, सिंपल सा सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी, आ गया आंसर। एक तो कर दिया मैंने वैल्यू पुट 1 और 1%। तो क्या वापस बताता हूँ सॉरी, मैंने बोला कि मास और रो अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो A/L कांस्टेंट होगा इन केस ऑफ रॉड, ठीक है। रॉड अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है तो A/L कांस्टेंट होगा। उससे हम ये लिख सकते हैं, एरर में पढ़ाया था, उससे हम ये लिख सकते हैं, अगर स्मॉल कर दे ΔL को DL लिख दिया, ΔL को ये लिखता तो इससे ये आ गया। और इसके अपन ने क्या लिखा कि A इक्वल टू R² होता है, तो उससे ये रिलेशन आ जाएगी। एरर में बताया था कैसे करना है ये। तो इलास्टिसिटी में मोस्टली यही होता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक शीयर स्ट्रेन और होती है, शीयर स्ट्रेन जिसको कहते हैं, मैं फटाफट से बता देता हूँ। तो कभी क्या होगा कि तुम एक रबर बैंड, एक रबड़ लो, उसको तुम ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे करो, ठीक है। रबड़ ऐसे पड़ा है, उसको ऐसे करो तो ऊपर से शिफ्ट होगा वो, जैसे ओरिजिनली ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे एक एंगल थीटा, यहाँ पे एक्स मूवमेंट होता है और यहाँ पे एल आता है ये। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले होते हैं, वापस से वही फॉर्मूला लगाता है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेन अपन x/L से डिनोट कर देते हैं कई बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर F एरिया लग रहा है और यहाँ पे एरिया को चाहिए मान लो। अब इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चीज़ HC वर्मा तक ने नहीं डाल रखी है, ठीक है। उन्होंने बस यहाँ तक बोल रखा है कि ऐसा भी कुछ होता है। फॉर्मूलेबाजी में मत घुसना, ये तो मैं कहूँगा तुम ये देखना भी था, ये भूल जाओ ये कुछ लिखा है मैंने। इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कभी बाय द वे आ जाए तो बता देना कि भैया ने यार ऐसा कुछ लिखा था। अब यार इसमें भी बहुत कंसंट्रेशन होती है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि देखो स्ट्रेस स्ट्रेन ऐसा टॉपिक है ना जो इंजीनियरिंग के अंदर आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, जब वो तीसरे ईयर या सेकंड ईयर में होते हैं, तब ये चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं कि यार शियर स्ट्रेस लगा है तो क्या होगा, ये लगा है तो क्या होगा। तो ये उस लेवल की चीज़ें हैं। तो तुम्हें अभी जेईई में पूछेंगे भी नहीं, और पूछ भी लेते हैं तो यार वो ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट जिसने पता नहीं क्या क्या लगा रखा है वो सीखेगा। ये सब चीज़ें फेनमैन लेक्चर्स इन फिजिक्स नाम करके एक बुक आती है जो मैं 11th में पढ़ता था, उसमें बहुत अच्छे से ड्राइव कर रखा है, ठीक है। अब वो सब मत देखना, क्या काम आएगा आपका, केवल ये काम आएगा बस पूरे चैप्टर में, बाकी सब बकवास है, ठीक है। ये सब चीज़ें को मैं पढ़ना हो एनसीईआरटी देख सकते हो, बट यार ये जो चैप्टर है इसके एनसीईआरटी केवल तब पढ़ने की कोशिश करनी जब आपके पास 1 साल से ज़्यादा बचा हो। क्यों, क्योंकि इसके एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो इंजीनियरिंग के लेवल की है, और लोग पता नहीं उन्हें क्यों डाल रखा है एनसीईआरटी में, वो समझ बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। तो एनसीईआरटी में केवल एक चैप्टर है जो मैं पढ़ने को मना, 2 चैप्टर मना करता हूँ मैं, एक ये वाला और एक सेमीकंडक्टर्स और स्ट्रेस स्ट्रेन में इतनी भर की कहानी लिख रखी जो बच्चों को समझ ही नहीं आएगी कभी भी कॉलेज के बिना, तो वो सब आप अवॉइड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेईई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेईई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा।
इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहां मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।